नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित सिन्हा। दोस्तों, टैक्स जो है सो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी देश के लिए। जब खास करके हम लोग इन्वेस्टर इन्वेस्टर की के अट्रैक्शन की बात करते हैं, यानी एफडीआई की बात करते हैं, तो टैक्स का सिस्टम यदि अच्छा है हमारा, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो है सो बहुत सारी कंपनियां जो है सो हमारे देश में इन्वेस्ट करती है और इससे क्या होता है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ होता है। तो इसी के संदर्भ में दोस्तों आज का एडिटोरियल है। दोस्तों देखिए कि यदि किसी भी देश का टैक्स का रिजीम यदि अच्छा है, टैक्स का सिस्टम यदि अच्छा है, तो अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और जो है सो वो वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। जैसा कि हम बात करते हैं, यदि हम चाइना की बात करते हैं तो एप्पल कंपनी की बात करते हैं कि एप्पल कंपनी जो कि अमेरिकन कंपनी है, यदि उसको एक आईफोन बनाने में अमेरिका में जितना लागत आता है तो उससे कम लागत उसको चाइना में आता है। तो चाइना ने क्या किया है कि टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सो प्रोवाइड कराया था। लेबर कॉस्ट कम होने के कारण जिसका कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यदि 1 लाख रुपया अमेरिका में होता, तो वही घटकर जो है सो 50 से 60 हज़ार रुपया चाइना में हो जाता है। इससे क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है और जिस देश में उस कंपनी को स्थापित किया जाता है, जैसे मैं चाइना की बात कर रहा हूँ, तो चाइना का काफ़ी चाइना के डेवलप होने के पीछे सबसे बड़ा यह भी एक कारण है कि उसका टैक्स का जो सिस्टम है, यानी टैक्स रिजीम ऑफ चाइना इज़ वेरी इजी, नॉट कॉम्प्लिकेटेड एज कम्पेयर टू इंडिया। जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं, चूंकि हमारे यहाँ क्या है, टैक्स का कॉम्प्लिकेशन है, कोई भी कंपनियाँ इन्वेस्ट कराना नहीं चाहती हैं, उसको कई तरह का डॉक्यूमेंटेशन या कह सकते हैं कि कागजी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो यही दोस्तों इसमें बताया गया है कि कौन कौन सा विवाद भारत सरकार के साथ चल रहा है। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए आज के एडिटोरियल में जो थोड़ा सा ये दिया गया है कि विवाद दिया गया है इसमें कि कॉन्फ्लिक्ट जो है सो दो चीज़ इसमें दिया गया है कि विवाद जो है सो दो कंपनी, एक कर्न है एक वोडाफोन है, इस दोनों का चर्चा आज के एडिटोरियल में दोस्तों किया गया है। पहले मैं इसकी बात करता हूँ कि कर्न कर्न जो है सो यह एक ब्रिटिश कंपनी है, स्पेशली वर्क ऑन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ऑपरेशन इन इंडिया, कि भारत में गैस और जो है सो ऑयल का एक्सप्लोरेशन यानी खोज करने वाली कंपनी यह है। इसके साथ भारत सरकार का टैक्स का विवाद है। किसका विवाद है? तो टैक्स का विवाद है, जिसे हम लोग कहते हैं टैक्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन किसके साथ, कर्न कंपनी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। इस विवाद के कारण जो है सो कंपनी जो है सो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट पहुंच जाती है, अंतर्राष्ट्रीय जो है सो मध्यस्थता कोर्ट पहुंच जाती है, भारत सरकार के खिलाफ जो है सो केस दर्ज करती है। और दिसंबर 2020 में जो है सो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट का फैसला आता है, जो कि जो है सो कर्न कंपनी के फेवर में आता है और उसमें कहा जाता है कि भारत सरकार को जो है सो 1.4 अरब डॉलर का जो है सो जुर्माना देना पड़ेगा, 1.4 अरब डॉलर का जुर्माना देना पड़ेगा। इसी संदर्भ में एक नया जो है सो मोड़ और देखने को मिला, ही रिसेंटली हम लोग न्यूज़पेपर में भी देखे थे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से छाया हुआ भी था, कि फ्रांस ने क्या किया है कि भारत के लगभग 20 कंपनियों को सीज कर दिया है। इसी कारण यानी यही केयर्न कंपनी के विवाद के कारण फ्रांस ने क्या किया था कि भारत के 20 कंपनियों को उनको सीज कर दिया था, क्योंकि जिसका ऑपरेशन पेरिस में वर्थ ऑफ 20 मिलियन यूरोज, यानी 20 मिलियन यूरोज लागत का एसेट्स जो है भारतीय संपत्तियों को जब्त कर लिया था फ्रांस। तो ये विवाद इसमें देखेंगे और किस तरह से सरकार टैक्स के प्रति जो है सो लाने का सोच रही है। और एक चीज़ इसमें मेंशन किया गया है दोस्तों कि वोडाफोन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्योंकि वोडाफोन के साथ क्या था, कहा कि 2017 में जो ट्रांजैक्शन किया था, कि 2017 में वोडाफोन ने क्या किया था कि हचिनसन कंपनी का 11 बिलियन डॉलर का जो है सो उसका शेयर यानी स्टेक को खरीद लिया था। 11 बिलियन डॉलर में जो है सो खरीद लिया था, उसके हचिनसन कंपनी के शेयर को खरीद लिया था वोडाफोन में। तो उसके लिए टैक्स उसके लिए जो टैक्स के लिए साथ उसके संदर्भ में टैक्स के लिए भारत सरकार के साथ विवाद हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट इसमें कहती है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वोडाफोन 2017 के ट्रांजैक्शन के लिए टैक्स देगी। तो यह विवाद जो है सो इसी विवाद के कारण जो है सो सरकार को लगता है कि क्यों नहीं अपने टैक्स को लचीला किया जाए, और आज का एडिटोरियल इसी संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों देखने का प्रयास करते हैं, चूँकि बहुत ही बेहतरीन तरीका से इसको दिया गया है, चूँकि टैक्स कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताया गया। इसमें आपका जो है सो यदि आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बेहतरीन एक ऑप्शन हो सकता है, चूँकि बहुत सारा बैंकिंग टर्म इसमें दिया गया है। आइए दोस्तों इसका हेडिंग से स्टार्ट करते हैं कि रिवाइंड टू फास्ट फॉरवर्ड। रिवाइंड करना मतलब कि फिर से जो है सो पीछे या उल्टा, ये रिवाइंड करते हैं ना, पीछे की ओर जाते हैं तो रिवाइंड करना कहलाता है। कि रिवाइंड टू फास्ट फॉरवर्ड यानी आगे फास्ट फॉरवर्ड की ओर रिवाइंड करना, यानी तेजी से जो है सो पीछे की ओर चलना। रिवाइंड टू द फास्ट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर जो है सो रिवाइंड करना, यानी कहने का मतलब पिछला जो टैक्स है उसके बारे में बात किया जा रहा है।
मैटर है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का मतलब होता है कि ओल्ड जो आपका कॉम्प्लिकेटेड टैक्स है, ओल्ड कॉम्प्लिकेटेड टैक्स यानी पुराना जो आपका विवाद वाला टैक्स है, उसी को रेट्रो सॉन्ग होता है। रेट्रो मतलब पुराना, तो पुराना टैक्स। तो अब किस टैक्स के बारे में बात कर रहा है, इसमें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इसका जिस्ट कर रहा है कि डिलेड रीसेट ऑन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स इज, डिले मतलब देरी से, कि डिले जो आपने रीसेट किया है यानी स्टार्ट रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के संदर्भ में, इज ओनली द फर्स्ट स्टेप टू रीगेनिंग इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। बड़ा ही बेहतरीन यह जो है सो शब्द है दोस्तों, वर्ड है कि इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को, कि कोई भी कंपनी जो है सो आपके यहाँ इन्वेस्ट करे, इस प्रोसेस को अट्रैक्ट करने में, बढ़ाने में आपका पहला कदम, सिर्फ मात्र यह है, एक पहला कदम आपका है कि आपने उस पुराना रवैया वाला टैक्स को जो है सो फिर से स्टार्ट कर दिया। यानी डिले से ही किया है, वही कह रहा है कि डिले से ही किया है, लेकिन आपने स्टार्ट तो किया है, कि डिलेड रीसेट किया है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के संदर्भ में। यह आपका जो है सो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को रिगेन करने की का पहला कदम है, यानी यही इसका हेडिंग है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, इसे हम लोग अच्छे से देखने का प्रयास करते हैं। कहा है कि अ टॉर्चरस टैक्सेशन। टॉर्चरस टैक्सेशन का मतलब हो गया, टॉर्चरस मतलब घुमावदार, इसको हम लोग ट्विस्टेड भी कहते हैं। वी कैन से ट्विस्टेड मतलब मुड़ा हुआ, काफ़ी पेचीदा, यानी कॉम्प्लिकेटेड। कि अ टॉर्चरस टैक्सेशन, कि जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जो आपका टैक्सेशन है, टेल मतलब स्टोरी, यानी कि जटिल टैक्स की जो कहानी है, दैट बिगेन विथ ग्लोबल टेलीकॉम मेजर वोडाफोन, कि जो कि वोडाफोन यानी ग्लोबल मेजर टेलीकॉम कंपनी है, वोडाफोन ब्रिटिश की कंपनी है। इसके साथ ही यह कहानी जो है सो यह टैक्सेशन का जो टेल है स्टार्ट होता है, जिसमें कि 11 बिलियन डॉलर का एंट्री इनटू इंडिया होता है। मैं इसके बारे में बता चुका हूं दोस्तों कि जो है सो 11 बिलियन डॉलर का जो है सो हचिंसन कंपनी का शेयर जो है सो वोडाफोन खरीदती है। उसके लिए भारत सरकार कहती है उसको टैक्स देना पड़ेगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कोई ज़रूरी नहीं है और यह विवाद होता है। तो इसी के साथ कह रहा है कि एंट्री के साथ ही शुरू होता है। ये दोस्तों वर्ब हो गया इज, इसका सब्जेक्ट हो गया टेल, यानी कि अ टॉर्चरस टैक्सेशन टेल इज नियरिंग इट्स क्लाइमैक्स 14 ईयर्स ऑन, यानी कि 14 साल लगभग इसका कह रहा है कि यह अपने क्लाइमैक्स के नियर है, यानी कि यह जो पुराना विवाद है खत्म होने वाला है और सरकार लगता है कुछ नया करना चाह रही है। क्लाइमैक्स मतलब जो क्लाइमैक्स होता है उसके नज़दीक है, यानी कि यह टैक्स समाप्त होने के नज़दीक पर है, यानी यह मैटर सॉरी विद द कंपनी हैविंग फ्रोजन फ्रेश इन्वेस्टमेंट, कि फ्रेश जो इन्वेस्टमेंट है उसको फ्रोजन कर दिया है, रोक दिया है कंपनी ने। किस कंपनी ने? वोडाफोन कंपनी ने। जाहिर सी बात है इस कंपनी का विवाद चल रहा है तो जो ऑब्वियसली अपना ट्रांजैक्शन रोक देगी। तो इसने क्या किया है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट इंडिया में रोक दिया है फॉर अ फ्यू ईयर्स, यानी कुछ सालों से या कुछ सालों के लिए इसने अपना फ्रेश इन्वेस्टमेंट इंडिया में रोक दिया है। और इट्स का प्रयोग किया गया वोडाफोन के लिए कि इसका जो इंडियन ऑपरेशन है, यानी इंडिया में जो इसका ऑपरेशन चलता है, काम जो चल रहा है, नाउ ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स, कोलैप्स के ब्रिंक पर है। ब्रिंक ऑफ कोलैप्स दोस्तों एक शब्द है, इसका मतलब होता है डूबने के कगार पर। इसको कह सकते हैं कि डूबने के कगार पर, ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। ऑन थर्सडे को अब कह रहा है कि फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, इंट्रोड्यूस टैक्स लॉ चेंजेस, उन्होंने टैक्स के लॉ में चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया। मतलब है कि वह चाह रही है कि एक ऐसा टैक्स बने जिससे कि अब नया से नया इन्वेस्टर जो है सो हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करे और थोड़ा सा वो फ्लेक्सिबल हो, लचीला हो, जिससे कि कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो। लॉ चेंजेस टू स्क्रैप द रेट्रोस्पेक्टिव प्रोविजन, कि जो आपका पुराना वाला टैक्स का नियम है उसको स्क्रैप करना, यानी स्क्रैप मतलब समाप्त करते ही नया जो है सो टैक्स को लाना चाह रही है, टैक्स सिस्टम को, निर्मला सीतारमन। बराउट इन मतलब लाया जाना। यह जो टैक्स था पुराना रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स था, किसके द्वारा लाया गया था? बाय मतलब द्वारा, हमारे जो स्वर्गीय यानी लेट प्रणब मुखर्जी जो उस टाइम के जो वित्त मंत्री थे, इन द यूनियन बजट ऑफ 12-13 यानी 12-13 के वित्तीय वर्ष में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, उनके द्वारा, माननीय स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी के द्वारा किया गया था। IT डिमांड्स हैव बीन मेड इन 17 केसेस,
कह रहा है कि जितनी भी बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां हैं उस कंपनियों के डिमांड्स को भी जो है सो इंक्लूड किया गया है, और लगभग 17 केसेस में, यानी कि इस पर विचार किया जा रहा है किस किस तरह का केस है उस सारे जो है को संदर्भित करते हुए कहा गया है, जिसमें कि इंक्लूडिंग फ्रॉम वोडाफोन, जिसमें कि वोडाफोन और कर्न यानी केयर्न कंपनी जो है इस दोनों को भी इसका डिमांड है इसके तहत। क्योंकि अब अचानक से सरकार का मूड बदल जाता है कि नहीं हम टैक्स का जो फ्लेक्सिबल करेंगे, तो इसके पीछे कौन कौन सा कारण है। विद्वान जनों का कहना है कि यह वोडाफोन और केयर्न का जो केस हुआ है जिसमें कि भारतीय संपत्ति को जब्त कर लिया गया था फ्रांस में, उस कारण से सरकार ने फट से कदम उठाया है कि हम अपना टैक्स को क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल बनाएंगे और कई तरह के जो टैक्स के जो विवाद हैं उसको सुलझाएंगे। यूजिंग दोज रेट्रोस्पेक्टिव क्लॉजेज इन आईटी लॉ, यानी आईटी लॉ के रेट्रोस्पेक्टिव का जो धारा है, क्लॉज है, क्लॉज का मतलब सेक्शन हो गया, उस सेक्शन का इस्तेमाल करते हुए जिसमें कि केयर्न और वोडाफोन सहित जो है सो 17 केस था, उस पर जो है सो विचार किया जाएगा, यानी आईटी डिमांड को देखते हुए जो है सो किया जाएगा। दैट की दिस गवर्नमेंट, ये दिस गवर्नमेंट यानी यह सरकार, कौन सी सरकार, तो बीजेपी सरकार, टुक सो लॉन्ग यानी काफ़ी लंबा समय सरकार ने ले लिया टू अंडू करने के लिए मिस्टर मुखर्जी का जो गैम्बिट है, गैम्बिट का मतलब एक्शन, कि मिस्टर मुखर्जी ने जो एक्शन लिया था, जो रेट्रोस्पेक्टिव जो टैक्स लगाया था, उसको जो है सो करने में जो है सो काफ़ी जो है सो लंबा समय जो है सो ले लिया। अंडू मतलब पहले की ओर करना, यानी पहले पीछे कंप्यूटर में करते हैं अंडू, लंबे समय ले लिया आफ्टर लूजिंग अ टैक्स परस्यूट अगेंस्ट वोडाफोन, कि वोडाफोन के अगेंस्ट में जो आपका टैक्स का जो परस्यूट मतलब होता है खोज यानी सर्च, जो आपका टैक्स के संदर्भ में था उसमें जो आप लूज कर गए यानी उसमें आप जो हार गए, उस संदर्भ में सरकार ने क्या किया है, काफ़ी लंबा समय ले लिया है यही इस काम को करने में। इज़ डिसअपॉइंटिंग यानी बड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि इतना लंबा समय आप ले लिए, इसको आपको पहले करना चाहिए था। जब विपक्ष में सरकार थी तो उस समय जो है सो इसको कहा गया कि यह जो है सो टैक्स टेररिज्म है, जिसकी चर्चा इसमें की गई है, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। 2014 में बीजेपी विपक्ष में थी तो बीजेपी का कहना था कि टैक्स जो आपका नियम है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, जब बल्कि उसको टैक्स टेररिज्म कहा। और जब सरकार जो है सो बनती है तब उसके पास मेजोरिटी होने के बावजूद भी इस मैटर पर जो है सो डिस्कस नहीं करती है, तो यह भी एक बहुत बड़ा दोस्तों जो है सो मुद्दा बन जाता है। इवन बिफोर 2014 कि 2000 पहले से, इवन बिफोर 2014 2014 के पहले, द बीजेपी हैड कॉल्ड द रेट्रोस्पेक्टिव प्रोविजन टैक्स टेररिज्म, कि 2000 पहले से जो है सो यानी कि 2014 के पहले बीजेपी जो है सो रेट्रोस्पेक्टिव प्रोविज़न को या रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को क्या कहती थी कि यह एक टैक्स टेररिज्म है, यानी टैक्स आतंकवाद है, ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि देश को नुकसान कर रहा है, तो यह क्या है कि एक प्रकार का टैक्स टेररिज्म है, ऐसा बीजेपी कॉल्ड करती थी, यानी कहती थी या टैक्स को बुलाती थी इस तरह से। लेकिन जो है सो कहा जा रहा है कि अब इसको फैसला लेने में आपको इतना समय लग गया, आप इसी चीज़ को जो है सो टैक्स टेररिज्म भी कहते थे, यट फिर भी इट डिड नॉट वॉक द टॉक। वॉक द टॉक का मतलब हो गया कि बात करने के लिए वॉक करना, यानी कि बात करने के लिए आगे बढ़ना, कि आप उसको ख़राब कहते थे यानी बैड कहते थे, तो जब आपकी सरकार बनी तो आपने फिर उस पर अमल क्यों नहीं किया, क्यों बात नहीं किया, डिस्पाइट अ रिसाउंडिंग पार्लियामेंट्री मेजोरिटी, चूँकि आपके पास तो रिसाउंडिंग पार्लियामेंट्री मेजोरिटी भी है, यानी कि ज़्यादा बहुमत भी है, फिर भी आपने बात नहीं किया। उस टाइम अपोजिशन में थे तो आप जो है सो किसी तरह का आप उस तरह से नहीं कर सकते थे, चूँकि आप अपोजिशन में थे, आपको मेजोरिटी का अभाव था। लेकिन अभी तो आपके पास रिसाउंडिंग मेजोरिटी है, यानी रिसाउंडिंग का मतलब हो गया अधिक, बहुत संख्या में। वाइल प्रमोसिंग ग्लोबल इन्वेस्टर्स, जो भी प्रमोसिंग ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, प्रमोसिंग का मतलब जो सक्सेसफुल है या जो बड़े बड़े जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट करते हैं किसी भी देश में, दैट while promoting global investors that it does not approve of such measures, कि इस संदर्भ में वाइल यहाँ पर कह रहा है कि आप थे रिसाउंडिंग पार्लियामेंट्री मेजोरिटी में थे तो आपने बात क्यों नहीं किया, आप जो है सो सक्सेसफुल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट क्यों नहीं किए उसको, दैट इट डज नॉट अप्रूव ऑफ सच मेजर्स, यानी कि इट का प्रयोग जो है सो बीजेपी के लिए किया गया है कि और जो है सो बीजेपी ने क्या किया, इस तरह के मेजर्स यानी यहाँ स्टेप हो जाएगा को जो है इस स्टेप का जो है सो अप्रूव नहीं किया, यानी इसको मंजूरी नहीं दी। ये सिंपल सी बात है कि इस पर जो है सो अमल दोस्तों नहीं किया गया। अब कह रहा है कि वेदर यानी क्या,
दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल डिथरिंग, कि आपने जो ऐसा नहीं किया इसके पीछे क्या कारण था, क्या पॉलिटिकल डिथरिंग था। डिथरिंग मतलब हिचकिचाहट, इसको हेजिटेशन भी कहते हैं। क्या राजनीतिक जो है सो हिचकिचाहट था, या ब्यूरोक्रेटिक बंगलिंग था। बंगलिंग का मतलब हो गया कि किसी तरह का गड़बड़ी था। क्या आपको ब्यूरोक्रेटिक इन प्रशासनिक गड़बड़ी के कारण आपने ऐसा नहीं किया, या पॉलिटिकल जो है सो हिचकिचाहट था इसलिए आपने नहीं किया, या आपको जो है सो इल इन्फॉर्म लीगल एडवाइस था, कि आपको जो एक्सपर्ट जो एडवाइस देते हैं वो आपको अच्छा नहीं था, इल इन्फॉर्म था, इस कारण से आपने इसको लागू नहीं किया। क्यों नहीं किया? अब कह रहा है कि दी सोर पॉइंट फॉर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, कि जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस ओवरऑल टर्म की बात कर रहा है। जो मुख्य बिंदु है, सोर पॉइंट का मतलब जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट या मुख्य बिंदु है, रिमेंड ऑन दी स्टेच्यूट। स्टेच्यूट मतलब लॉ या कानून, यह सिर्फ एक लॉ में बना रह गया, यानी इस पर अमल जो है तो सरकार ने बिल्कुल भी नहीं किया। दिस शुड नाउ लेड टू अ फॉर्मल बरियल ऑफ ए मैटर दैट हैज कोस्ट इंडिया। बड़ा कितना बेहतरीन लाइन यहाँ से कह रहा है कि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो इंटरनेशनल जो है सो राष्ट्र की छवि खराब होगी। कोई भी इन्वेस्टर्स जो है सो इंडिया में इसलिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड जो है सो टैक्स जो है सो रिजीम है और देश का नाम जो है सो बदनाम हो सकता है। वही कह रहा है कि सिर्फ ये किताबों में बना रहा जो है सो इसको जो है सो बीजेपी ने क्या किया, लागू नहीं किया। जब अपोजिशन में थी तो इसका जो है सो पुरजोर विरोध करता था कि यह जो ठीक नहीं है, लेकिन जो है सो खुद आने पर लागू नहीं किया। और कह रहा है कि दिस शुड नाउ लीड टू फॉर्मल बरियर। अब लगता है कि शुड मतलब चाहिए, नाउ लीड टू मतलब आगे बढ़ाना, फॉर्मल बरियल ऑफ द मैटर। बरियल मतलब होता है बरी कर देना, दफन कर देना। तो यहाँ हो जाएगा कि समाप्त करना, कि लग रहा है कि मैटर जो है सो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। दैट कॉस्ट इंडिया डियर, जो कि भारत के डियर यानी कि जो लोकप्रियता है उसको कॉस्ट करता है, यानी उसको खराब करता है, यानी उस पर जो है सो एक छवि, भारतीय छवि को धूमिल करता है, ऐसा लगता है। तो एक पैराग्राफ समाप्त हो गया दोस्तों। थोड़ा सा इसमें है, कुछ पीछे भी है। अब करा कि केयर्न के केस में, जो केयर्न जो गैस एंड एक्सप्लोरेशन कंपनी है, जो ब्रिटिश कंपनी है जो कि भारत में जो है सो गैस और ऑयल को का खोज करती है, एक्सप्लोरेशन करती है, इसके केस में द टैक्स डिपार्टमेंट बिगेन एक्शन इन जनवरी 14 कि 2014 में टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्शन लेना बिगेन किया, शुरू किया। लेकिन द असेसमेंट ऑर्डर, यानी कि इसका जो असेसमेंट ऑर्डर था पास कर दिया गया, ऑर्डर्स वर पास्ड, पास कर दिया गया, और इट्स शेयर सोल्ड ऑफ, और इसके शेयर को जो है सो सोल्ड ऑफ कर दिया गया, यानी बेच दिया गया। किसका? तो केयर्न का बेच दिया गया, टू रिकवर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स ड्यूज। मैं बता चुका हूं दोस्तों कि भारत सरकार के साथ इसका विवाद था, तो टैक्स जो है सो टैक्स को वसूलने के लिए इसने क्या किया कि केयर्न के शेयर को जो है सो भारत में जो था उसको बेचकर जो है सो वो टैक्स को रिकवरी कर लेता है, और यह विवाद जो है सो अंतर्राष्ट्रीय जो है सो प्राधिकरण में चला जाता है। टू रिकवर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स ड्यूज मतलब बकाया, अंडर दिस रिजीम्स वॉच, इस रिजीम के वॉच में, यानी कि कुछ वो है उस जो कार्यकाल था रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का, उस दौरान जो है सो इसको बेचकर जो है सो टैक्स ड्यूज को वसूला जाता है सरकार के द्वारा। और जो है सो पेंडिंग इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, और इस केस को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में पेंडिंग कर दिया जाता है। यानी कि केयर ने क्या किया था कि इसको जो है सो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में जो है सो केस दर्ज कर दिया था भारत सरकार के खिलाफ। दिसंबर 2020 में मैं बता चुका हूं कि दिसंबर में फैसला आया। द वोडाफोन एंड केयर्न आर्बिट्रेशन केसेस आया ही था। अब भारत के संदर्भ में बात करें, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में तो केयर्न केस जीत ही गया था, है ना, केयर्न केस जीत गया। वोडाफोन के संदर्भ में भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने कही दिया था। यह भारत के संदर्भ में कह रहा है कि 2020 में वोडाफोन और केयर्न का जो आर्बिट्रेशन केस है हैड बीन लॉस्ट, वह लॉस्ट कर दिया गया, यानी खो दिया गया, यानी कि वह केयर्न ने जीत लिया, केयर्न कंपनी ने जीत लिया। एंड इन्वेस्टर्स होप्ड द गवर्नमेंट, और जो इन्वेस्टर्स थे उनको ऐसा लगा, होप्ड the government वुड मतलब करेगा, अबाइड बाय मतलब फॉलो करना या पालन करना, वुड अबाइड बाय द लीगल प्रोसेस, कि सरकार जो है सो लीगल प्रोसेस को फॉलो करेगी। एंड
क्लोज दिस सॉर्डिड चैप्टर, और इस तरह का जो सॉर्डिड चैप्टर है, सॉर्डिड मतलब हो गया दूषित या जो अनप्लीजेंट है, इस चैप्टर को समाप्त करेगी। यानी कहने का मतलब है कि डिस्प्यूट का जो है सो फैसला हो जाएगा। सॉर्डिड मीन्स अनप्लीजेंट या दूषित चैप्टर को समाप्त करेगी, यानी सरकार कुछ निष्कर्ष पर पहुंचेगी। चूंकि कारण क्या है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में जो है सरकार केस हार गई है और इसका कुछ ना कुछ फैसला जरूर निकलेगा। लेकिन इंस्टीड इसकी जगह पर क्या होगा, इंस्टीड मतलब किसी चीज़ के बदले या जगह अपील्स वर फील्ड, भारत सरकार ने अपील को जो है फिल कर दिया गया, फिल कर दिया। अपील्स वर फील्ड विद द गवर्नमेंट असर्टिंग एज रिसेंटली एज मे, कि जितना रिसेंटली में, इन संभावना है, ये मॉडल से दोस्तों कि हो सकता है इसने क्या किया कि अपील को फिल कर दिया और क्या कहा कि दैट कि इट विल विगोरसली डिफेंड, कि भारत सरकार जो है सो अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण का जो फैसला आया है उसके खिलाफ जो है सो जमकर मुकाबला करेगी, बचाव पक्ष अपना अपना बचाव पक्ष जो है सो एक रखेगी, विगोरसली डिफेंड करेगी इट्स सोवरियन राइट टू टैक्स, कि इसका जो अपना संप्रभुता है राइट टू टैक्स का, उसका बचाव करेगी। भारत सरकार हार गई है दोस्तों इंटरनेशनल न्यायाधिकरण में और फिर जो है सो अपील करना चाहती है। और इधर इधर इस बात का जो है सो पुरजोर जो है सो आशा लगाया जाता है कि भारत सरकार कुछ न कुछ करेगी, यानी केयर्न और वोडाफोन के द्वारा जो है सो इस बात का सोचा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसकी जगह वो उल्टा जो है सो वहाँ अपील कर देती है। एंड हैड नेवर एग्रीड टू आर्बिट्रेट, और भारत सरकार जो है सो आर्बिट्रेट करने के लिए, मध्यस्थता करने के लिए, बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होती है कि हम जो है सो केयर्न और वोडाफोन से बातचीत नहीं करेंगे और नेशनल टैक्स डिस्प्यूट के संदर्भ में, कि हमारा जो टैक्स का डिस्प्यूट है ये हमारा पर्सनल मैटर है, हम बातचीत नहीं करेंगे। फ्राइडे को हमारे जो मिसेस सीतारमन हैं ने कहा कि गवर्नमेंट वॉज वेटिंग फॉर दोज केसेस, कि सरकार उस तरह के केसेस का इंतजार कर रही थी, टू रीच देयर लॉजिकल कंक्लूजन, की कोई लॉजिकल कंक्लूजन निकले। कि यानी भारत सरकार को भी आशा थी कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो है सो भारत के पक्ष में फैसला देगा, लेकिन वह फैसला किसके पक्ष में आ गया दोस्तों, तो आ गया केयर्न और वोडाफोन के पक्ष में। नाउ दैट दे हैव, यानी सरकार के बारे में कह रहा है, द बीजेपी इज फुलफिलिंग इट्स कमिटमेंट, अब जो है सो बीजेपी इस चीज़ को करने को तैयार है, जिसको पहले करना चाहिए वह जो है सो विलंब से दोस्तों हो रहा है, अब करने के लिए तैयार है। वही कह रहा है कि नाउ द बीजेपी इज फुलफिलिंग इट्स कमिटमेंट, कि अब अपना कमिटमेंट पूरा कर रही है और टैक्स को जो है सो सुधार करने की कोशिश कर रही है। दैट इट डज नॉट बिलीव इन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस, देखिए किस तरह से बात जो बदल रहा है, कि अब इस पर विश्वास नहीं करती थी, पहले विश्वास करती थी, अब कह रहा है कि इट डज नॉट बिलीव इन, कि अब जो है सो इट का प्रयोग बीजेपी के लिए किया गया है कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का जो लॉ है उस पर विश्वास नहीं करती, यानी पुराना टैक्स जो है उस पर विश्वास नहीं करती है, नया टैक्स जो है सो लाना चाहती है। इफ दैट वेर इंडीड द केस, कह रहा है कि यदि यही केस था, केस का मतलब यह कहना चाह रहे हैं कि यही बात था, यदि इसी तरह का मैटर था, कि अब आप चाह रहे हैं, इफ यदि दैट वर इंडीड मतलब वाकई, द केस द गवर्नमेंट यानी कि सरकार कुड हैव इंट्रोड्यूस्ड, बड़ा ही बेहतरीन शब्द कह दिया, यदि यही बात था आपको तो पहले क्यों नहीं किया। कि कुड मतलब सकता, यानी पास्ट के बारे में बता रहा है, कैन का पास्ट है कुड, कि कुड हैव इंट्रोड्यूस कर सकती थी दीज चेंजेस इन दी बजट में, कि बजट में भी आप इसका चेंज कर सकते थे, इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग मोर लीगल रिसोर्सेस, कि आपने बहुत ज़्यादा लीगल रिसोर्सेस पर वेस्ट कर दिया, के बदले आप क्या कर सकते थे कि बजट में भी इसका प्रावधान कर सकते थे, उस टाइम भी इस पर आप जो है सो चेंजेस कर सकते थे। आपने अपील फील करने में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को बर्बाद कर दिया, इसको नहीं करना चाहिए था। इसके जगह पर आप क्या कर सकते थे, बजट में ही इसको चेंजेस ला सकते थे। इट इज़ क्वाइट क्लियर मतलब पूरी तरह से स्पष्ट है कि यू टर्न, यानी यू टर्न का मतलब हो गया कि सरकार पहले कुछ बोली अभी कुछ बोल रही है, तो टर्न हो गया है ना, बात से पलट गए। तो इस तरह का जो यू टर्न है हैज़ बीन प्रॉम्प्टेड, क्यों सरकार इस तरह से बदल गई है ना, क्यों इस तरह का हुआ, तो प्रॉम्प्टेड मतलब कहा जाता है कि प्रेरित होना, प्रेरित इसको कह सकते हैं हम लोग, कि उत्प्रेरण भी कहते हैं इसको, उत्प्रेरण। क्यों ऐसा हुआ कि सरकार को जो है सो झटका लगा बाय केयर्न एनर्जीज का कंपनी के द्वारा, जिसमें कि केयर्न एनर्जी ने रिलेंटलेस यानी लगातार रिलेंटलेस परस्यूट टू इन्फोर्स द आर्बिट्रेशन अवार्ड, यानी कि परस्यूट टू मतलब सर्च ऑफ, यानी कि लगातार केयर्न कंपनी ने क्या किया था कि इसका परस्यूट किया था, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में केस भी किया था, और वहाँ केस हारने के कारण जो है ऐसा हुआ, और साथ ही दैट इट हैज़ साउट टू गेट एयर इंडिया लेवल्ड
एज द गवर्नमेंट्स अल्टर ईगो। बड़ा ही बेहतरीन लाइन कह रहा है दोस्तों कि इसमें भारत सरकार ने एक बार कहा था कि यह जो क्या कहते हैं एयर इंडिया जो है सो अल्टर ईगो नहीं है। अल्टर ईगो का मतलब होता है कि एक अदर ऑप्शन होना, यानी कि कह सकते हैं कि नहीं कुछ है तो इसको अपना लिए। तो वही कह रहा है कि अल्टर ईगो एयर इंडिया नहीं है भारत सरकार के लिए, है ना। वही कह रहा है कि दैट इट हैज साउट टू गेट एयर इंडिया लेवल्ड एज, कि एयर इंडिया को ऐसा नहीं कहा जाए एज द गवर्नमेंट्स अल्टर ईगो, कि गवर्नमेंट का कोई जो है नहीं कुछ है तो एक दूसरा ऑप्शन है। क्रिएटिंग फ्रेश डाउट्स फॉर द एयरलाइंस पोटेंशियल बायर, कि एयरलाइन का कौन सा पोटेंशियल बायर है। चूंकि बीच में बात मैटर चला था कि एयर इंडिया को जो है ना लगभग जो है सो है उसके शेयर को बेच दिया जाए, तो उसी संदर्भ में है कि क्रिएटिंग फ्रेश डाउट्स फॉर द एयर इंडिया पोटेंशियल बायर, कि कौन एयर इंडिया को खरीदेगा, उसके पोटेंशियल बायर कौन होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, इसी के कारण से लग रहा है कि सरकार ने यू टर्न लिया है, वह यह है दोस्तों कि एंड फ्रेंच कोर्ट हैज़ परमिटेड, कि मैं बता चुका हूं कि फ्रांस ने संपत्ति जब्त कर लिया था भारत का। तो वही कह रहा है कि फ्रेंच कोर्ट ने, यानी फ्रांस के कोर्ट ने परमिटेड इट टू फ्रीज इंडियन एसेट्स इन पेरिस, कि पेरिस में जो है सो भारत के जो है सो लगभग 20 परिसंपत्तियों को जब्त कर लिया गया। इसी केस के संदर्भ में, केयर इंडिया के केस के संदर्भ में, कि जब तक भारत सरकार केयर इंडिया के डिस्प्यूट को हल नहीं करेगी इसका केस, इसका जो एसेट्स है जब्त कर लिया जाएगा। मस्ट बी सिग्निफिकेंट ट्रिगर्स, यही कह रहा है कि लगता है यही सिग्निफिकेंट ट्रिगर्स है। ट्रिगर्स मतलब भड़काना, कि भारत सरकार को लगता है कि यही भड़काई है, इसी कारण से सरकार का मूड बदल गया है, यू टर्न ले ली है और टैक्स रिजीम पर बात करना चाहती है, और रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स की जगह पर जो है सो नया टैक्स जो है सो लाना चाहती है, यानी उसमें प्रोविजंस करना चाहती है, संशोधन करना चाहती है। वेदर यानी क्या, केयर विल बैक डाउन फ्रॉम दोज क्लेम्स, अब कह रहा है कि क्या जो है सो उस सारे क्लेम से बैक डाउन हो जाएगी, यानी पीछे हो जाएगी केयर, या फॉरफिट द इंटरेस्ट, यानी फॉरफिट मतलब छोड़ देना, यानी गिव अप करना, कि क्या इस तरह का जो मैटर होगा कि केयर्न पीछे हट जाएगी, कि केयर्न अपना ऑपरेशन इंडिया में जारी रखेगी, या क्या होगा। या फॉरफिट द इंटरेस्ट, कि अपना जो इंटरेस्ट है, हित है, उसको छोड़ देगी। एंड डैमेजेस, उसका जो क्षति हुआ है उसको छोड़ देगी क्या, एज ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट, कि जैसा कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑफर किया गया था टू क्लोज द चैप्टर, कि चैप्टर को क्लोज करने के लिए। यानी कहने का मतलब है कि कंपनी को जो झटका लगा, इस संदर्भ में क्या झटका लगने के बाद कंपनी किस तरह का रिस्पॉन्स कंपनी का रहेगा, यानी केयर का रिस्पॉन्स भारत के प्रति कैसा रहेगा। अब कह रहा है कि विल लाइकली, विल मॉडल है दोस्तों, डिपेंड मॉडल के बाद V1 का प्रयोग किया जाता है, तो लाइकली जो है सो V1 नहीं है, V1 डिपेंड है ऑन इट्स इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स, कि इसके इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स पर डिपेंड करेगा कि केयर ने क्या चाहती है और भारत के संदर्भ में इसका क्या रिस्पॉन्सेस रहता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम्स, आउटकम्स मतलब जो फैसला यानी निष्कर्ष जो हुआ है उसके इरिस्पेक्ट में, यानी उससे किसी तरह का जो उसके सापेक्ष नहीं बल्कि उसके बिना सापेक्ष में, है ना, उसके रिस्पेक्ट में नहीं, इरिस्पेक्टिव ऑफ आउटकम्स ग्लोबल कैपिटल इज अनलाइकली टू इमीडिएटली, कह रहा है कि जो ग्लोबल कैपिटल है, ग्लोबल कैपिटल का मतलब कि जो वैश्विक जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इन्वेस्ट करती है किसी भी देश में, वैसा किसी भी देश में जो इन्वेस्ट करती है, नहीं लगता है, अनलाइकली यानी कि नहीं संभावना है, यानी इसको कह सकते हैं नॉट पॉसिबल, कि संभावना नहीं है कि इमीडिएटली इसको भूल जाएगी, यानी इस तरह का जो केस हुआ है वैश्विक दुनिया इसको नहीं भूलेगी, इंटरनेशनल। वही कह रहा है कि ग्लोबल कैपिटल इज अनलाइकली टू इमीडिएटली फॉरगेट दी एडॉक अप्रोच, यानी एडॉक अप्रोच का मतलब हो गया कि एक ऑप्शनल के रूप में, यानी एक जो इसको कह सकते हैं कि कोई प्रोसेस या ऑप्शनल इसको कह सकते हैं, अप्रोच टू दिस क्रिटिकल पॉलिसी इशू एंड रस इन, यानी कि इस तरह का रस इन मतलब होता है भीड़ या तीव्र गति से किसी काम को करना। और जो यह क्रिटिकल पॉलिसी है इसको लगता नहीं है कि जो इंटरनेशनल कैपिटल जो है सो या ग्लोबल कैपिटल जो है सो तत्काल जो है सो भूलेगी, और किसी तरह का जो है सो तत्क्षण यानी एडॉक अप्रोच जो है सो इस संदर्भ में हो सकता है, ऐसा नहीं लगता है। यानी कहने का मतलब है कि झटका जो है सो दोस्तों लगा है इन्वेस्टर्स को। अब यहाँ से द हिंदू नसीहत देते हुए छोड़ेगा दोस्तों कि बी इट फ्लक्चुएटिंग ट्रेड टैरिफ्स, कि क्या यह ट्रेड टैरिफ फ्लक्चुएटिंग है, कि समय के हिसाब से फ्लक्चुएट मतलब होता है कि फ्लक्चुएट करना, यानी कि कभी 20 कभी 30, यानी कभी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, फ्लक्चुएट करना। या शिफ्टिंग जीएसटी रेट्स एंड रूल, कि क्या जो है सो यह फ्लक्चुएटिंग ट्रेड टैरिफ होगा, या जीएसटी का जो शिफ्टिंग रेट्स होगा, या कुछ रूल्स होगा। इस संदर्भ में जो है सो नसीहत देते हुए द हिंदू यहाँ पर दोस्तों छोड़ने का प्रयास करेगा। अब यहाँ कह रहा है कि इंडिया, अब यहाँ से नसीहत दे रहा है कि भारत को जरूरी है कि इंडिया नीड्स टू डिमोन्स्ट्रेट ग्रेटर क्लैरिटी, डेमोन्स्ट्रेट मीन्स शो करना, कि भारत को जरूरी है कि एकदम ग्रेटर यानी जबरदस्त स्पष्टता, क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी दिखाए,
कंसिस्टेंसी मतलब एक जो पैटर्न है, जो मूड है, उसको जो है सो रेगुलर वे पर दिखाए, यानी स्पष्टता दिखाए, ताकि जो है सो इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो सके इन पॉलिसी अक्रॉस द बोर्ड मतलब मीटिंग में, यानी बातचीत आप जब करते हैं तो स्पष्टता दिखाएं और लोगों को नहीं कह सकते हैं कि ग्लोबल कैपिटल को, इन्वेस्टर्स को क्लैरिटी दें, ताकि जो है सो वो इन्वेस्ट कर सके, टू फिक्स इट्स ब्रोकन क्रेडिबिलिटी, कि आपका जो विश्वसनीयता जो ब्रोकन हो गया है, यानी आपकी जो छवि जो है सो धूमिल हो गई है, उसको बचाने के लिए आपको जो है सो क्लैरिटी की और कंसिस्टेंसी की आवश्यकता है। तो यही दोस्तों था, किस तरह से सरकार जो है सो नया रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स में प्रोविजन के संदर्भ में जो है सो लाना चाहती है, ताकि जो है सो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाए। तो इसी के बीच में द हिंदू का एनालिसिस किया गया था। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अवश्य जो है सो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।